शादी की रात मुझे पता चला कि मेरी पत्नी इंसान नहीं है। शादी की पहली रात को ही शराब के नशे में धुत मेरी पत्नी अपनी लोमड़ी जैसी पूंछ हिलाने लगी और मैं बहुत सावधानी से उसे छिपाने लगा। 1 पूंछ, 2 पूंछ, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा थी। छिपाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। तभी उसने सीधे अपनी पूंछ मेरी शर्ट के अंदर डाल दी। डरते क्यों हो? वे इसे नहीं देख सकते। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब मुझे निंगबिंग को लेकर घर जाना था। मैंने खास तौर पर खुद को संवारा और गाड़ी भी नई ली। बाई निंगबिंग काम से बाहर निकली और मुझे कंपनी की इमारत के नीचे इंतजार करते देख उछलती हुई मेरी बाहों में आ गई। बेबी, आज भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। बाहर आते ही तुम्हें देखा, मैं बहुत खुश हूँ। जब भी वह मुझे देखती, उसकी आंखों में सितारे चमकने लगते। हमारे 3 साल के प्यार में हर दिन नया सा लगता था। वह हमेशा मेरे प्रति बहुत उत्साही रहती थी। मैंने उसे गोद में उठाया और आज के फूल दिए। आज मैं थोड़ा देर से पहुंचा था, इसलिए सिर्फ शैंपेन रोज मिले, लेकिन मेरे प्यार का दिल वही है। फिर मैंने उसके माथे को चूमा, लेकिन उसने जानबूझकर अपना सिर उठाया और मेरे होठों के कोने पर चुंबन लिया। मैंने मुस्कुराते हुए उसे कार की अगली सीट पर बिठाया। आज रात मेरे माता पिता से मिलने के लिए तैयार हो? उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने दोपहर में अपनी शादीशुदा बहन से सलाह ली थी। सब ठीक रहेगा। कार में बैठने के बाद उसने मुझसे थोड़ी बातचीत की और फिर सो गई। ढलते सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसे देखना रोकना नामुमकिन था। लाल बत्ती पर रुकते हुए मैं खुद को रोक नहीं पाया और उसे कई बार चूमा। वह बिल्ली की तरह मेरे हाथ से अपना चेहरा रगड़ते हुए धीरे से बड़बड़ाने लगी। मुझे उसका लोगों के सामने शांत रहना और मेरे सामने लाड़ जताना बहुत पसंद है। जब भी मैं उसे ऐसा देखता हूँ, मेरा दिल पिघल जाता है और मन करता है कि दुनिया की हर चीज उसे दे दूं। मेरे माता पिता झोंगनान पहाड़ पर अकेले रहते हैं। जब मैं गाड़ी चलाकर पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। उसे जगाने का मन नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे एक हाथ में उठाया और उपहार लेकर पहाड़ी पर बने लकड़ी के घर की ओर बढ़ने लगा। अचानक एक अंधा आदमी अपनी छड़ी लेकर तेजी से मेरी तरफ आया और मेरे पास खड़ा होकर मुझे सूंघने लगा। वह फटे पुराने कपड़ों में था। मुझे लगा कि वह पैसे मांगने आया है, लेकिन उसने अचानक कहा, तुम ये क्या उठाकर ले जा रहे हो? उसकी आवाज बहुत तीखी थी, जिससे मैं डर गया। मेरी पत्नी है। उसने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए सोचा, तुम्हारी ये पत्नी इंसान नहीं है। तुम पहाड़ पर ताओवादी भिक्षु से दानव को मारने के लिए कहो। दानव मारना? क्या बकवास है। मुझे गुस्सा आ गया। जुबान संभालकर बात करो। अंधा आदमी अपना सिर हिलाने लगा। क्यों? क्या तुम्हें मोह हो गया है? तुम पर जादू किया गया है। मुझे गुस्से में देखकर उसने अपना सिर हिलाया और वहां से चला गया। इंसान और दानव के रास्ते अलग होते हैं। या तो वे उपकार का बदला चुकाने आते हैं या जान लेने। सब बकवास। मैं उसके साथ 3 साल से हूँ, हर दिन साथ बिताया है। क्या मुझे नहीं पता कि वो क्या है? अंधे आदमी की बात पर मुझे जरा भी यकीन नहीं था। माता पिता श्वेत निंगबिंग से काफी खुश थे। आखिर वो सुंदर, कोमल और समझदार थी और उन्हें खुश करना भी अच्छे से जानती थी। माँ ने तो यहाँ तक किया कि दादी की दी हुई चूड़ी शादी से पहले ही निंगबिंग को दे दी। मैंने तो तुम्हें ही अपनी बहू मान लिया है। अगर आगे चलकर शियाओ मिंग तुम्हें परेशान करे तो बेझिझक मुझे बताना। माँ खुद उसे सबक सिखाएगी। निंगबिंग ने अपना सिर झुका लिया और बेहद मीठी मुस्कान दी। शियाओ मिंग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। वह मुझे कभी परेशान नहीं करेंगे। ये कहते हुए उसने शरारत से मेरी हथेली को दबाया। मैंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। मुझे इस नटखट और प्यारी लड़की से बेपनाह प्यार हो गया था। माता पिता ने जल्द ही हमारी शादी की तारीख तय कर दी। शादी का दिन पास आते ही मेरा दिल अजीब सी घबराहट से भरने लगा। उस अंधे आदमी की बातें मेरे दिल में कील की तरह चुभ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन हालात का सामना कैसे करूं। अगर वो सच में एक लोमड़ी की आत्मा होती तो मैं क्या करता? लेकिन मैं उसे खोने का गम भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब मैंने पहली बार उसे देखा था, तभी उसकी खूबसूरती पर अपना दिल हार बैठा था। थोड़े ही समय में मुझे एहसास हो गया कि वह न केवल खूबसूरत और दयालु है, बल्कि उसका दिल भी बहुत साफ है। उसी पल मैंने ठान लिया था कि मैं उसे पाकर रहूंगा। बड़ी मुश्किल से उसे मनाया और 3 साल तक एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे।
मुझे पूरा यकीन था कि मैं उससे बेइंतहा प्यार करता हूँ और वह भी मुझसे उतना ही प्यार करती है। सब कुछ गहराई से सोचने के बाद मैंने अपनी सारी उलझनों को किनारे कर दिया। शादी पक्की होने के बाद वो और भी ज्यादा चंचल और लाडली हो गई। पहले जब हम करीब आते थे तो वो थोड़ी झिझकती थी। कई बार तो मुझे लगता था कि कहीं मैं उस पर दबाव तो नहीं बना रहा, लेकिन अब वो बहुत चिपकी चिपकी रहने लगी थी। अपने दिल के शक को दूर करने के लिए मैं अक्सर इंटरनेट पर लोमड़ियों की आदतों के बारे में खोजता रहता था। वाकई में उनकी आदतें निंगबिंग से 80% मिलती जुलती थी। दूसरों के सामने गुस्सा होना, लेकिन अपने साथी के प्रति बेहद वफादार और प्यार लुटाने वाली होना। एक बार किसी को अपना मान लेने पर बहुत चिपक कर रहना, साथी के प्रति हमेशा वफादार रहना, बहुत तेज नजर होना, रात का वक्त पसंद होना, लेकिन स्वभाव से डरपोक होना। इसके बावजूद मैं सच में इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहता था। आखिर जो आंखों से देखा जाए वही सच होता है। शायद उस अंधे आदमी की बातों ने मेरे दिमाग पर असर कर दिया था, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा था। इंटरनेट पर भी लिखा था कि प्यार में हर लड़की ऐसी ही हो जाती है। ये तो बस उसका मेरे प्रति प्यार जताने का तरीका था। मगर मेरी इस सर्च हिस्ट्री की वजह से सभी ऐप्स पर मुझे लोमड़ी के बच्चों के वीडियो दिखाई देने लगे। एक दिन गलती से उसकी नज़र इस पर पड़ गई तो वह मुझसे लिपटकर पूछने लगी, पतिदेव, क्या आपको लोमड़ियाँ पसंद है? मैंने बिना सोचे समझे कह दिया, हाँ, बहुत पसंद है। मैंने ये बस उसका दिल रखने के लिए कहा था। सच कहूँ तो मुझे जानवरों से ज्यादा लगाव नहीं है, खासकर लोमड़ी जैसे जानवर से जिसे बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। लेकिन मेरे इस छोटे से झूठ ने उसे बहुत खुश कर दिया। मुझे भी बहुत पसंद है। शायद मेरी इसी बात से उसका बचाकुचा डर भी निकल गया और वो पूरी तरह बेफिक्र हो गई। अब वो मेरे और करीब रहने लगी, यहाँ तक कि उसने 2 रोएदार लोमड़ी के कानों वाला हेयर बैंड भी पहनना शुरू कर दिया। मेरी पसंद का इतना ख्याल रखते देख मेरा दिल पिघल गया। मानना पड़ेगा, वे नकली कान दिखने में बहुत प्यारे थे। कमाल की बात तो ये थी कि वे कान अपने आप हिलते थे। जब भी मैं उसकी ठुड्डी सहलाता या उसके बालों में हाथ फेरता तो वे कान तेजी से फड़फड़ाने लगते थे। जितना भी इनकार करता, लेकिन कई बार ये सब देखने के बाद मुझे यकीन करना ही पड़ा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि जब वो उस हेयर बैंड को उतारती थी तो वह बिल्कुल आम हेयर बैंड जैसा ही दिखता था। मैं मन ही मन उस अंधे आदमी को कोसने लगा। उसकी फालतू बातों के चक्कर में तो मैं अपनी प्यारी पत्नी को खो ही बैठा था। अब मुझे उसका वो हेयर बैंड पहनना बहुत पसंद आने लगा था और उसमें मुझे एक अलग ही खुशी मिलने लगी थी। मुझे हमेशा उसका मुझे रोती हुई आंखों से देखना और कानों को मोड़कर मासूम सा लुक देना बहुत पसंद आता है। पत्नी जी, तुमसे शादी कर पाना सच में मेरे 3 जन्मों का भाग्य है। मेरे दोस्तों और भाइयों में से किसी की भी पत्नी मेरी पत्नी से ज्यादा खूबसूरत नहीं है। जब भी मैं निंगबिंग को लेकर बाहर जाता हूँ और दूसरों की आंखों में तारीफ और हैरानी देखता हूँ तो मेरा सीना गर्व और खुशी से चौड़ा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ बाई निंगबिंग सिर्फ मुझे गले लगाकर अपने प्यार का इजहार करती है और इंटरनेट से खोज खोज कर एक से बढ़कर एक रोमांटिक बातें मुझे सुनाती है। आखिरकार हमारी शादी का दिन आ गया। बिजनेस की दुनिया के कई बड़े साझेदार इसमें शामिल हुए। उनके जबरदस्त तरीके से शराब पिलाने के चक्कर में निंगबिंग ने भी काफी शराब पी ली। जब शराब का दौर अपनी चरम पर था तब मुझे अपनी पिंडली पर एक अजीब सा एहसास महसूस हुआ। आसपास निंगबिंग के अलावा सिर्फ पुरुष ही थे। मुझे लगा कि कोई दोस्त मेरे साथ मजाक कर रहा है, इसलिए मैंने बिना कुछ कहे धीरे से अपना पैर दूर हटा लिया। लेकिन वह चीज लगातार मेरे पैर का पीछा करती रही, मानो मेरे पीछे हटने से वो और भी ज्यादा उत्साहित हो रही हो। इस बात ने मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट भर दी, लेकिन इतने सारे लोगों की मौजूदगी के कारण मैं सिर्फ खुद को दूर हटाता रहा। जब तक कि मेरे बर्दाश्त की सीमा खत्म नहीं हो गई, उस चीज ने मेरे अंदर एक अजीब सी जलन पैदा कर दी थी। शराब ज्यादा पीने की वजह से मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा था। जब मुझसे और सहा नहीं गया तो मैंने नीचे झुककर देखा। ये जानकर मुझे गहरा सदमा लगा कि वह एक सफेद रंग की, रेशमी और रोएंदार पूंछ थी जो मेरी पिंडली को लगातार छू रही थी। 1-2 बार का वह एहसास ही इंसान को बहकाने के लिए काफी था। गर्मियां की रात में हल्की ठंडक थी, लेकिन पूंछ के उस स्पर्श से मेरी पिंडली तपने लगी। एक अजीब सी उत्तेजना मेरी पिंडली से शुरू होकर
मेरे सिर तक पहुंची और धमाके की तरह फैल गई। पूंछ के छोर का पीछा करते हुए मुझे एहसास हुआ कि ये निंगबिंग के लहंगे के नीचे से निकल रही थी। मैं सोच ही रहा था कि ये क्या है, तभी मैंने निंगबिंग के कान के पास झुककर फुसफुसाया, तुम्हारी फ्रॉक के अंदर एक पूंछ है। मुझे झटका तब लगा जब निंगबिंग बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। उल्टा वह पूंछ मेरे टखने के चारों ओर लिपटी और ऊपर की तरफ सरकते हुए मेरी पिंडली से कसकर चिपक गई। मैं चौंक गया। क्या ये पूंछ तुम्हारी है? उस अजीब एहसास ने मुझे पूरी तरह बेकाबू कर दिया। मेरा मन हुआ कि मैं टेबल पलटकर वहां से कूद जाऊं, लेकिन आसपास के शोर शराबे ने मुझे याद दिलाया कि मुझे कोई बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। तभी उस अंधे आदमी की कही बातें अचानक मेरे दिमाग में कौंध गईं। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि वो सच कह रहा था, तुम्हारी पत्नी इंसान नहीं है। हाँ, बिल्कुल। तो फिर तुम क्या हो? उसने मुस्कुराते हुए मेरी ठोड़ी पर एक प्यार भरा चुंबन लिया और मुझे आगे सवाल पूछने से रोक दिया, लेकिन उसकी पूंछ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे मजबूरी में सब्र रखकर उसके कान के पास कहना पड़ा, कम पिया करो और यहाँ कोई हरकत मत करो। उसने मुझे अपनी कातिलाना और कामुक नजरों से देखा। अगले ही पल उसकी ड्रेस के नीचे से और भी कई पूंछें बाहर निकल आई और मेरे शरीर के निचले हिस्से पर रेंगने लगी। मेरा दिल हलक में आ गया। मुझे डर था कि उसकी इस खुलेआम हरकत को कोई देख ना ले। मैं तुरंत नीचे झुका और उसकी पूंछों को वापस उसके वेडिंग गाउन के अंदर छुपाने लगा, लेकिन उसने उन पूंछों को मेरी आस्तीन के रास्ते अंदर डालकर सीधे मेरी छाती तक पहुंचा दिया। उसकी इस ढिठाई से मैं दंग रह गया। मैंने उसका हाथ दबाते हुए फुसफुसाया, इसे तुरंत वापस अंदर करो, लेकिन उसने मेरी बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। मैं घबराहट में समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। हड़बड़ी में मुझे बस एक ही बात सूझ रही थी कि इसे छुपाना है, इसे छिपाओ, कहीं कोई देख न ले। सावधानी से उसे छुपाने में उसकी मदद की। दो पूंछें? लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है ना। अपनी उस पूंछ से मेरे शरीर में आग भड़काते हुए किस बात का डर? वे लोग नहीं देख सकते। इस समय मेरे दिल में उथल पुथल मची हुई थी। मन में घबराहट के बवंडर उठ रहे थे। तो वो सचमुच एक लोमड़ी थी। इससे पहले कि मैं कोई प्रतिक्रिया देता, उसकी पूंछों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। पतिदेव, आप कांप क्यों रहे हैं? क्या मुझसे डर लग रहा है? ये कहते ही उसकी बड़ी बड़ी आंखों में पल भर में आंसू भर आए और बूंद बूंद करके नीचे गिरने लगे, जिसे देखकर किसी को भी तरस आ जाए। आपने तो कहा था कि आपको लोमड़ियां बहुत पसंद हैं। मैंने तुरंत उसकी कमर को थाम लिया और धीमी आवाज में दिलासा देते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे कोई डर नहीं है। तुम चाहे जो भी हो, मुझे तुम पसंद हो। उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। क्या सच में? मैंने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल सच। मैंने तुमसे कब झूठ बोला है? अगले ही पल सर चकराने लगा और वह मुझे उड़ाकर एक गुफा में ले आई। गुफा के अंदर भी काफी चहल पहल थी। निंगबिंग सचमुच आदमी को अपने साथ ले आई। अभी जो हुआ वो हम सब ने देखा। ये आदमी तो बड़ा वफादार निकला। काहे का वफादार? नाटक तो कोई भी कर सकता है। दांत पीसते हुए एक आदमी की आवाज आई, जिसने मुझे त्योरिया चढ़ाने पर मजबूर कर दिया। आवाज की दिशा में देखा तो वहां एक बेहद खूबसूरत आदमी खड़ा था। उसमें कुछ कुछ लड़कियों जैसा नैनक्श था। अगर उसने छोटे बाल न कटवाए होते तो मैं पहचान ही नहीं पाता कि वह पुरुष है। मेरी छठी इंद्री ने बताया कि उसके मन में मेरे प्रति कोई बिना वजह की दुश्मनी है। वह लगातार ताने मार रहा था और बीच बीच में मुझे घूर भी रहा था। पल भर में ही मुझे समझ आ गया कि उसकी ये दुश्मनी किस वजह से है। मैंने जानबूझकर उसके सामने निंगबिंग को गले लगाया और 2 बार चूमा, और उम्मीद के मुताबिक उसका चेहरा तवे की तरह काला पड़ गया। निंगबिंग ने मेरे कपड़ों को थोड़ा खींचा। क्या आप मुझे लोमड़ी जनजाति के रिवाजों के अनुसार एक शादी दे सकते हैं? मैंने सिर हिलाया। बिल्कुल। लोमड़ियों की शादी इंसानों से बिल्कुल अलग होती है। मैं तो बस भौंचक्का सा बाई निंगबिंग के साथ लोमड़ियों की शादी की रस्में निभाता रहा। मुझे तो बस मुस्कुराना आ रहा था। यहाँ तक कि मुस्कुराते मुस्कुराते मेरा चेहरा भी अकड़ गया। उसने मेरा हाथ थामा और गुफा में मौजूद सभी लोमड़ियों से मेरा परिचय कराया। देर रात तक हम सब नशे में धुत हो चुके थे। तब वह मुझे उठाकर दूसरी गुफा में ले गई। हस्बैंड बेबी, आखिरकार हमारी शादी हो ही गई। उसने मुझे पहली बार इस तरह बुलाया था, जिससे मुझे थोड़ी शर्म आ गई और मेरे गालों पर लाली छा गई। वाइफ बेबी, मैं। तुम्हें क्या हुआ?
उसने अपनी ठुड्डी को अपने हाथों में टिकाया और मेरे करीब आई, अपने चेहरे को धीरे से मेरे कंधे से टिकाया और मेरी ठुड्डी को चूमा। हमारी लोमड़ी प्रजाति बेहद वफादार होती है। तुम मुझे कभी धोखा मत देना। मैंने जोर से सिर हिलाया। मुझे पता है, मेरी जान, लेकिन क्या तुम अपनी उन पूंछों को वापस समेट सकती हो? वे 9 पूंछें पूरी रात मेरे शरीर से सटकर शैतानियां कर रही थीं और आग भड़का रही थी। मैं जितना उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करता, उनका एहसास उतना ही गहरा होता जाता। इसलिए मैं बस उससे गुजारिश कर सकता था कि वह उन नटखट पूंछों को समेट ले। कौन जानता था कि वो खिलखिलाकर हंस पड़ेगी। उसके चेहरे का आकर्षण पल भर में मेरी आत्मा को मोह सकता था। अगर मैं बात न मानूं तो क्या करोगे? तुमने तो इंटरनेट से लोमड़ियों के गलती करने पर उन्हें सिखाने के बहुत सारे तरीके सीखे हैं ना? मैं ये देखना चाहती थी कि तुमने सीखा या नहीं। मेरे दिमाग में रात भर से खिंचा हुआ तनाव का तार एक झटके में टूट गया। मैं उसकी बातों का छिपा हुआ मतलब समझ गया था और वह भी टकटकी लगाए मेरी तरफ देख रही थी। अगर इस बात पर भी मैंने कुछ नहीं किया तो मैं मर्द नहीं हूँ। अगले दिन जब मेरी आँख खुली तो धूप काफी चढ़ चुकी थी। मैंने अपना फोन निकाल कर देखा। दोस्तों के मैसेजेस में कुछ भी असामान्य नहीं था। ऐसा लगा जैसे बीती रात की बात बाहर नहीं फैली थी। मैंने राहत की सांस ली, क्योंकि अगर उन्हें जरा भी भनक लगती तो इससे मेरे और निंगबिंग के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो जाती। दोपहर हो चुकी थी और गुफा के अंदर पूरा उजाला था। मैंने गुफा के माहौल को ध्यान से देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि सामने वाली दीवार पर मेरी और निंगबिंग की साथ में ली गई बहुत सी तस्वीरें थीं, और साथ ही उसकी तरफ से ली गई मेरी कई तस्वीरें भी थीं। मेरे दिल में प्यार की एक लहर दौड़ गई। निंगबिंग मुझसे मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा प्यार करती थी। उसकी इस छोटी सी लोमड़ी गुफा में आधी दीवार मेरी ही तस्वीरों से ढकी हुई थी। मेज पर मेरे दिए हुए कई तोहफे रखे थे, जिन्हें उसने कांच के कवर से बहुत संभाल कर रखा हुआ था। उसे पकड़ी हुई मेरी बाहें थोड़ी और कस गईं। मैंने नीचे झुककर उसे चूमा। वो अनजाने में ही मेरी गोद में थोड़ा और सिमट गई और उसके रोएदार कान मुड़ गए। मुझे डर था कि कहीं उसकी नींद न टूट जाए, इसलिए मैं धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाकर उसे सुलाने लगा। निंगबिंग जानती थी कि ये पहली बार था जब मैं किसी पहाड़ी गुफा के सूखे घास के बिस्तर पर सो रहा था। उसे डर था कि मुझे आदत नहीं होगी, इसलिए उसने अपनी पूंछ को मेरे नीचे गद्दे की तरह बिछा दिया था। जब मैं उठा तो वो अभी भी सो रही थी। बीती रात की बातों को याद करते हुए मुझे अब भी ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैंने धीरे से उसके कानों को छुआ और कान के पीछे सहलाया। वह तुरंत मेरी गोद में मचलते हुए बोली, पतिदेव, गुड मॉर्निंग। मैंने उसकी गाल मरोड़ी। अब मॉर्निंग नहीं रही, दोपहर हो गई है। वह तुरंत उछलकर खड़ी हो गई। दोपहर हो गई। थोड़ी देर खुद को संभालने के बाद वो जल्दी में बाहर जाने लगी। तुम गुफा में ही मेरा इंतजार करना, मैं बाई शाई से मिलने जा रही हूँ। थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। मैंने सिर हिलाया। मैं बाई शाई को जानता हूँ, पहले भी उससे कई बार मिल चुका हूँ। मैं फोन हाथ में लिए बोर हो रहा था। पहाड़ों में नेटवर्क आ जा रहा था और मेरा फोन किसी काम का नहीं बचा था। तभी अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया और कल वाला वो नर लोमड़ी का ढांचा मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मुझे गुस्सा आया और मैंने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? उसने मुझे देखा और न जाने कौन सा जादू चलाकर मुझे सीधे बांध दिया। मुझे बिना किसी विरोध के देखकर उसकी आंखों में हकारत भर आई। शियाओ मिंग, मैं और निंगबिंग बचपन के साथी हैं, साथ में बड़े हुए हैं। तुम्हारी क्या औकात है कि तुम उसके साथ रहो? पहले आने के हिसाब से देखा जाए तो वह मेरी है। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। जब तुम उसका दिल नहीं जीत पाए तो मुझ पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? अगर मर्द हो तो मुझे खोलकर बात करो। लेकिन उसने मुझे बांधकर उठा लिया और ले उड़ा। कानों के पास हवा सनसनाती हुई बह रही थी और उसने मुझे ठीक से बांधा भी नहीं था। कई बार तो ऐसा लगा जैसे मैं नीचे गिर ही जाऊंगा। मैंने घबराकर चिल्लाया, मुझे जल्दी नीचे उतारो। अरे, किस बात पर? ओह, सने दांत पीसते हुए कहा, अभी अभी इंसानों की दुनिया में गई थी कि तुम्हारे जैसी बुरी नियत वाली दुम की नजर उस पर पड़ गई। अगर तुम्हें मीठी मीठी बातें करना न आता और इतनी मासूम न होती तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम जैसे आम इंसान की तुलना मुझसे हो सकती है? तुम तो उड़ भी नहीं सकते। इतने निकम्मे हो कि तुम्हें कहीं आने जाने के लिए भी की गोद में बैठना पड़ता है। सच में बिल्कुल निकम्मे हो।
मैं खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत पलटकर बोला, क्या हुआ? बहुत जलन हो रही है ना? मेरी बीवी को मुझे गोद में उठाकर उड़ना पसंद है। इसे हमारा प्यार कहते हैं, एक दूसरे से चिपके रहना कहते हैं। तुम तो जलन के मारे मरी जा रही हो। अंगूर न मिलने पर अंगूर खट्टे बता रही हो। गुस्से से अपने दांत पीसने लगी और उसके लोमड़ी जैसे दांतों से कटकटाने की आवाज आने लगी। उसने कुछ देर तक मुझे घूरते हुए अपने नुकीले दांत दिखाए और बोले तो तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी, यकीन है? मैं उससे और बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसकी सोच ऐसी थी कि वह मेरी बात कभी नहीं सुनती। इसलिए मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। वह पूरे रास्ते बड़बड़ाती रही, आज तो मैं तुम्हें मारकर तुम्हारा सूप बनाकर पी जाऊंगी। जब तुम इस दुनिया से पूरी तरह खत्म हो जाओगे, तब सिर्फ मेरी हो जाएगी। मैं बस चुपके से उसे घूरता रहा और मन ही मन उसे गालियां देता रहा कि सपने देखना बंद करे। उसने मुझे जमीन के नीचे एक गड्ढे में छुपा दिया। इससे मुझे समय से पहले ही कब्र में जाने का एहसास होने लगा। ये गड्ढा किसी गुफा की तरह नहीं था। अंदर बिल्कुल अंधेरा था और रोशनी की एक किरण भी नहीं थी। लोमड़ियां रात में देख सकती हैं, इसलिए कि हरकतों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन मैं एक अंधे की तरह बन चुका था और मुझे सिर्फ उसके चाकू तेज करने की आवाज आ रही थी। तुम चाकू क्यों तेज कर रही हो? क्या तुम सच में मुझे मारना चाहती हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन चाकू घिसने की रफ्तार और तेज हो गई। मेरा दिल अचानक बैठ गया। अगर मैं सच में मर गया तो क्या होगा? और मेरे माता पिता का क्या होगा? अपने घर का मैं इकलौता बेटा हूँ। मेरे माता पिता तो दुखों के पहाड़ तले दब जाएंगे। जब मैं ये सब फिजूल की बातें सोच रहा था, तभी मुझे अचानक अपने शरीर पर गर्माहट महसूस हुई और एक पहचानी सी खुशबू मेरे पास आ गई। मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। हालांकि इंसानों की दुनिया में मैं एक मशहूर और अमीर घराने का बिजनेसमैन था, लेकिन लोमड़ियों की इस दुनिया में मुझे कुछ नहीं आता था। यहाँ तक कि मुझे किडनैप किए जाने के बाद मेरे पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। तुम आ गई कि आहट की नजरों से छुप न सकी। मेरे आसपास अचानक हवा का तूफान आ गया। तेज हवाएं चारों तरफ घूमने लगी और उनके इशारों के साथ मैं भी इधर उधर झूलने लगा। आखिरकार मैं फिर से के हाथों में आ गिरा। उसने अपने नुकीले पंजे मेरी गर्दन पर टिका दिए और बोली, मेरे और इसके बीच में तुम किसे चुनोगी? ने बिना सोचे समझे तुरंत जवाब दिया कि वह अपने पति को ही चुनेगी। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, इसे छोड़ दो। हमारे बीच जो भी बात है, उसमें तुमको बीच में क्यों घसीट रही हो? कबीले के सरदार का हुक्म है कि हम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसने दुखी होकर को देखा, तुम इस मामूली इंसान के लिए मुझसे भीख मांग रही हो? हम दोनों बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, फिर तुम किसी इंसान से प्यार कैसे कर सकती हो? क्या तुम भूल गई? मैं कुछ नहीं भूली। मेरे और के मामले में टांग अड़ाने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अचानक गुस्से से लाल हो गई और उसने आगे बढ़कर के कंधे पर एक जोरदार वार किया। जैसे ही दर्द के मारे की पकड़ ढीली हुई, ने तुरंत मुझे अपनी गोद में उठा लिया। तुमने हमारे बीच कसम को तोड़ा है। मैं तुम दोनों को कभी खुश नहीं रहने दूंगी। की आवाज हवा में गायब हो गई, लेकिन उसकी बातें मेरे दिल में गहराई तक बैठ गई। मैंने उसका छोटा सा हाथ थाम लिया और कहा, अगर वो सच में तुमसे बदला लेने आई तो क्या होगा? डरने की बात नहीं है, उसकी हिम्मत नहीं होगी। निंगबिंग ने मुझे एक सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के बाद मेरे पूरे शरीर की अच्छी तरह से जांच की। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि उसने आज तुम्हें अचानक क्यों अगवा कर लिया। निंगबिंग ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वापस नए घर में ले आई। बाइलाई मेरी पुरानी पड़ोसी है, लेकिन मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। उसने मुझे गले लगाया और माफी मांगते हुए वादा किया, ये मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें ये बातें पहले नहीं बताई। मेरा इरादा तुमसे कुछ छिपाने का नहीं था। अगर पहली मुलाकात में ही मैं तुम्हें बता देती कि मैं एक लोमड़ी की आत्मा हूँ, तो तुम क्या सोचते? मैंने थोड़ी देर सोचा। पहले तो इसे हासिल करना है। वह मुस्कुराई, उसकी पलकें हल्की सी कांपी। तुम्हारी ये आदत, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं एक बुरी परी हूँ और तुम्हारा दिल निकालूंगी? मैं हंस पड़ा। जब से मुझे पता चला कि तुम लोमड़ी हो, तब से मैं बिल्कुल नहीं डरा। इतनी बड़ी कीमत चुकाकर मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाया है, तो अगर तुम लोमड़ी भी हो तो क्या फर्क पड़ता है? हमारे साथ बिताए 3 सालों का समय कोई झूठा तो नहीं है। हनीमून की यात्रा बहुत ही सुखद रही। मैं, निंगबिंग,
को यूरोप के दौरे पर ले गया, जहां हमने कई देशों की यात्रा की, उसके साथ मस्ती की, ढेर सारे छोटे वीडियो और ट्रेंडिंग कपल वीडियो शूट किए और अनगिनत खूबसूरत रातें बिताईं। शायद विदेश में काफी समय बिताने की वजह से उसमें भी वहां के रिवाजों में ढलने की आदत आ गई थी। वो हर पल मुझसे प्यार का इजहार करती रहती थी। आई लव यू कहना उसकी आदत बन गया था, क्योंकि वह लगातार अपना शॉर्ट वीडियो अकाउंट चला रही थी। इस बार की यात्रा के दौरान बनाए गए सारे वीडियो उसने पोस्ट कर दिए, जिनमें हमारे प्यार के तमाम सबूत मौजूद थे। अजीब बात यह हुई कि हाल ही में कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे कमेंट्स आने लगे जिनमें कहा जा रहा था कि उसका पति, जिसका चेहरा कभी सामने नहीं आया, दरअसल एक नया उभरा हुआ टॉप स्टार है। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, इसलिए मैंने उस कमेंट का विरोध किया, लेकिन बदले में मुझे लगभग 1000 गालियां और बुरे कमेंट्स मिले। हमारे भाई की भाभी कितनी खूबसूरत है, बाई लाई, भाई के साथ कितनी अच्छी लगती है, वाह, जल्दी शादी कर लो, मैं तो मैरिज ब्यूरो को ही उठाकर यहाँ ले आता हूँ। मैंने बस इतना जवाब दिया, कौन सा भाई? निंगबिंग की तो शादी हो चुकी है। इस पर ढेरों लोगों ने घेर कर हजारों कमेंट्स में मुझे खरी खोटी सु नाई, मजाक मत करो, निंगब बेबी तो वैसे भी हमारी भाभी है, तुम बीच में क्यों कूद रहे हो? हमारे भाई ने खुद उन्हें भाभी माना है, जब उन्होंने मान लिया है तो तुम क्यों मना कर रहे हो? मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हारा कमेंट डिलीट कर दूं। अंकल, किसी की शादी साबित करने के लिए सबूत चाहिए होते हैं, वरना ये मानहानि का मामला बन जाएगा। मैं इन लोगों की बातों से बहुत गुस्सा हो गया और निंगबिंग का अकाउंट लेकर अपना चेहरा दिखाने वाला एक वीडियो पोस्ट करके सच्चाई बताने ही वाला था। पत्नी, मुझे जरा अपना फोन देना। हाँ, बिल्कुल। जब मैंने उसका अकाउंट देखा तो वो खुशी से मेरी तरफ देखने लगी। इन वीडियोस को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक है कि तुम कौन हो। फिर अपना चेहरा हाथों में छुपाकर लाड जताते हुए बोली, अब जल्द ही देश वापस जाना है। मेरा तो सच में वापस जाने का मन नहीं कर रहा। जब भी ऑफिस में काम करते हुए तुम्हारी याद आती है तो मुझसे लिखा ही नहीं जाता, और अक्सर केपीआई पूरा न होने की वजह से रात को कंबल में छुपकर काम करना पड़ता है। उसे उदास देखकर मैंने तुरंत फोन किनारे रखा और उसे मनाने लगा। कमेंट सेक्शन की बात मेरे दिमाग से निकल गई। दुनिया में सबसे बड़ी मेरी पत्नी है। देश वापस आने के बाद हम अपने अपने काम पर लौट आए। ऑफिस में काम करते वक्त निंगबिंग अक्सर मुझे मैसेज भेजती रहती थी और मैं भी जितना हो सके जवाब देने की कोशिश करता था, लेकिन मेरा काम थोड़ा ज्यादा व्यस्त रहता था, इसलिए कभी कभी जवाब देने में देरी हो जाती थी। उस दिन जब मैं निंगबिंग को ऑफिस से लेने गया तो मैंने उसके पास बैले को खड़े देखा। बैले के चेहरे पर एक आवारा इंसान जैसी रंगत थी। वह दोनों जेबों में हाथ डाले निंगबिंग का रास्ता रोके खड़ा था। दूसरी तरफ निंगबिंग के चेहरे पर साफ गुस्सा झलक रहा था। वह बिना किसी रहम के बैले को घूर रही थी और दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। उस समय बैले ने हांगकांग स्टाइल की प्रिंटेड शर्ट, भूरे रंग की सूट पैंट पहन रखी थी। बाल पीछे की तरफ सेट थे और आंखों पर धूप का चश्मा था। वह पूरी तरह से एक गुंडे के लिबास में लग रहा था और उसने अपनी लंबी बाह फैलाकर निंगबिंग को हॉल में ही रोक रखा था। उसकी हरकत देखते ही मेरा पारा चढ़ गया। मैं तुरंत गाड़ी से कूदकर बाहर निकला और दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। तुम क्या कर रहे हो? निंगबिंग को छोड़ो। मुझे अपनी तरफ आते देख निंगबिंग फौरन मेरे पीछे छिप गई और उसने मेरा हाथ थाम लिया, जिससे मुझे उसके भरोसे का एहसास हुआ। बैले को देखते ही मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने कड़े शब्दों में उसे डांटते हुए कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरी औरत से दूर रहो। लेकिन उसने उकसाने वाले अंदाज में अपना चश्मा उतारा, निंगबिंग की तरफ आंख मारते हुए कहा, निंगबिंग, मैंने जो कहा है उसे भूलना मत। मैं जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। अगर तुम्हारा इरादा बदले तो किसी भी वक्त मेरे पास आ सकती हो। इतना कहकर उसने अपने हाथ में मौजूद गुलाब का गुलदस्ता निंगबिंग की गोद में ठूंस दिया और बिना पीछे मुड़े चला गया। वह सीटी बजाता, गाना गुनगुनाता हुआ बड़े घमंड से मटकते हुए निकल गया। मेरा चेहरा गुस्से से काला पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। निंगबिंग ने भी तुरंत वह फूल फेंक दिए और शर्मिंदगी के साथ मेरे पीछे चलने लगी। मुझे खामोश देखकर उसने मिन्नत भरे अंदाज में मेरा हाथ थाम लिया, पतिदेव, और बड़े प्यार से मेरी हथेली को सहलाया। मुझे नहीं पता था कि वह मेरी फर्जी आईडी कैसे बन गई।
असल में इतने दिनों में मैंने पहली बार उसे देखा था। दोपहर को मैं तुम्हें सब बताने वाला था, लेकिन मेरी लगातार मीटिंग चल रही थी और मुझे फोन देखने का बिल्कुल वक्त नहीं मिला। वह लगभग रोने को हो आई थी और गुस्से में बैले की जाती हुई पीठ को घूर रही थी। निंगबिंग एक छोटी कंपनी में इन हाउस स्क्रिप्ट राइटर है, जहां बॉस की तानाशाही चलती है और सब कुछ उसी की मर्जी से होता है। पता नहीं बैले को क्या दौरा पड़ा कि वो अचानक से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ गया। अपने तीखे और आकर्षक लुक्स के दम पर वह बहुत जल्द इंटरनेट पर फेमस हो गया। अब जब वह मशहूर हो चुका है, तो वह चाहता है कि निंगबिंग उसकी स्क्रिप्ट लिखे। उसने खास तौर पर निंगबिंग से एक लोमड़ी और बचपन के दोस्तों की कहानी पर स्क्रिप्ट लिखने को कहा है। मैं भी ये काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन बॉस पहले ही एडवांस पैसा ले चुका है और कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो पूरी कंपनी बेचने के बाद भी हर्जाना नहीं भरा जा सकेगा। मेरी तरफ से कोई जवाब न मिलने पर निंगबिंग की आंखें परेशानी से लाल होने लगी। मैंने उसके कंधे को थपथपाया। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मना कर दो, जो भी हर्जाना होगा मैं दूंगा। मुझे अच्छी तरह पता था कि बैले के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन निंगबिंग ने बताया था कि कोई भी लोमड़ी प्रजाति इंसान की दुनिया में इंसानों पर जादू का इस्तेमाल करके नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर तो ये बहुत अफसोस की बात है। इंसानों की दुनिया में तो जिसके पास पैसा है वही राजा होता है ना? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक छोटा सा एक्टर ही तो है, खुद को जाने क्या समझ बैठा है। तुम बिल्कुल मत डरो, मैं अपनी कंपनी की लीगल टीम को इस मामले को संभालने के लिए भेजता हूँ। तुम इस झंझट से दूर रहो। निंगबिंग को तसल्ली देने के बाद मैंने अपने सेक्रेटरी को फोन मिलाया। मेरी पत्नी की कंपनी मुझे चाहिए, तुम तुरंत उसे खरीदने का प्लान तैयार करो। दूसरे दिन काम पर मेरे दफ्तर का दरवाजा अचानक जोर जोर से खटखटाया गया। सेक्रेटरी की घबराई हुई आवाज आई, सर, आप अंदर नहीं जा सकते। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो हम पुलिस बुला लेंगे। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, तुरंत यहाँ से चले जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने जैसे ही ये आवाज सुनी, मुझे तुरंत मजा आ गया। बेलाई वो लड़का इतनी जल्दी मेरे यहाँ आ गया। वो मुझसे क्या चाहता है? मुझे सच में उत्सुकता हो रही है, इसलिए मैंने दफ्तर का दरवाजा खोला। छियाओ सिंह, उसे अंदर आने दो। सेक्रेटरी जल्दी से हट गई और जो हाथ उसने रोकने के लिए आगे बढ़ाया था उसे हटा लिया, जिससे बेलाई सीधे मेरे दफ्तर में चला आया। बेलाई ने जैसे ही मुझे देखा, वो बेहद बदतमीजी से बोला, पिछली बार ही तुम्हें चेतावनी दी थी कि निंगबिंग से दूर रहो। तुमने न सिर्फ बात नहीं मानी, बल्कि उल्टे मुझे ही निशाना बनाने लगे। मैं मुस्कुराया तो वो यहाँ मुझसे हिसाब चुकता करने आई थी। मैंने ठोंग के बीच एक सिगरेट दबाई। आम दिनों में निंगबिंग को सिगरेट की बदबू से नफरत थी, तो मैं ज्यादा नहीं पीता था, लेकिन आज बिना किसी वजह के मेरी तलब बढ़ गई थी। एक लंबा कश खींचने के बाद मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। मेरे अंदर से बरसों के उच्च अधिकारी वाला रोब झलक रहा था। मैंने देखा कि उसने थूक निगला और फिर मुड़कर बैठने के लिए कुर्सी ढूंढने लगी। वह मुझे देखकर बोली, मैं समझ सकती हूँ कि तुम मुझे देखकर खुश नहीं होते, लेकिन मैं भी तुम्हें देखकर खुश नहीं होता। क्या हम ईमानदारी से मुकाबला नहीं कर सकते? तुम्हें मुझे बैन करने की क्या जरूरत थी? मैंने कुछ नहीं कहा जब तक कि पूरी सिगरेट खत्म नहीं हो गई। तब जाकर मैंने उसकी ओर देखा। मैंने और निंगबिंग ने तो आधिकारिक तौर पर शादी का मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया है। तुम मुझसे मुकाबला किस दम पर करोगे? और वैसे भी मैंने तो बस इतना कहा था कि तुम मुझे पसंद नहीं हो, और लोग तुम्हें बैन करने के लिए एक दूसरे से आगे भागने लगे, तो क्या ये भी मेरी गलती है? मैंने तो तुम्हारे बारे में कुछ खास कहा भी नहीं था। अचानक मुझे पिछली बार के कमेंट सेक्शन की याद आई, तो मैंने किसी से जांच करने को कहा था। तब जाकर पता चला कि बेलाई के मशहूर होने के बाद से वह लगातार खुद को निंगबिंग का बॉयफ्रेंड बताकर प्रमोट कर रहा था, और बाहर हर तरफ ये अफवाह फैली हुई थी कि वे दोनों एक कपल है। मैं भला ये गुस्सा कैसे बर्दाश्त करता? मैंने तुरंत एंटरटेनमेंट कंपनी चलाने वाले अपने दोस्तों से संपर्क किया और उनसे पूछा कि इस बारे में क्या किया जाए। मुझे लगा था कि ये बेवकूफ बेलाई तौर तरीके जानता होगा, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे दोस्त सीधे उसे पूरी तरह बैन कर देंगे। मुझे लगा था कि वह इतना पैसा कमाती है तो कारोबारी लोग बस उसका थोड़ा ज्यादा शोषण करेंगे। वह चिढ़कर बोली, तुम इंसानों का मैरिज सर्टिफिकेट हम लोमड़ी प्रजाति के लिए कोई मायने नहीं रखता, और तुमने मुझे बैन करवाया। ये बहुत ही नीच हरकत है। तुम्हारे कहने से ये अमान्य नहीं हो जाता। मैं तंज कसते हुए हंसा
और बड़ी हकारत से उसे देखने लगा। निंगबिंग तुम्हें पसंद नहीं करती, इसकी सच में वजह है। एक मर्द होकर इस तरह चिपके मत रहो। क्या तुम खुद को कोई जिद्दी जख्म समझते हो? मेरी बात उसे चुभ गई और उसने गुस्से में मेज थपथपाई। तुम पछताओगे। मिडटर्म फेस्टिवल आने वाला है। मैंने और निंगबिंग ने बहुत सारे मूनकेक चुने हैं। उसने खुद रसोई में जाकर इंटरनेट के ट्यूटोरियल देखकर मेरे लिए मोची मूनकेक बनाए थे। मैं एक तरफ उसके चिपचिपे होने से चिढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ चुपचाप उसे खा रहा था। उसने प्यार से मेरे बाल सहलाए। मुझे पता था कि मेरा पति सबसे प्यारा है। जब मैं मूनकेक खा ही रहा था, तभी अचानक डोरबेल बजी। बाहर कुरियर की वर्दी पहने एक आदमी ने दरवाजा खटखटाया। बाय निंगबिंग का कुरियर ऑर्डर आ गया है। वो बॉक्स लेकर वापस आई और उत्सुकता से उसे खोलने लगी। कितनी अजीब बात है, किसी ने मुझसे नहीं कहा था कि वे मुझे कुछ भेज रहे हैं, लेकिन इस पर मूनकेक लिखा हुआ है। निंगबिंग को लगा कि ये कंपनी की तरफ से मिला कोई तोहफा है, इसलिए उसने खुशी खुशी इसे खोला। बॉक्स पारदर्शी टेप से कई परतों में कसकर लिपटा हुआ था। मैं कैंची लेकर आया और उसकी मदद से बॉक्स खोलने लगा। जैसे ही बॉक्स खुला, एक सुनहरी रोशनी चमकी और एक चमकती हुई सुनहरी रस्सी बाहर निकली, मानो उसे कोई नियंत्रित कर रहा हो। वो सड़ाक से आगे बढ़ी और निंगब को बांध दिया। वह जितना छटपटाती, रस्सी उसकी देह पर उतनी ही कसती जाती। पतिदेव, मुझे बचाओ, यह दैत्यनाशिनी रस्सी है। निंगबिंग डर के मारे चिल्लाई। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ चुका था। मैंने ज्यादा सोचे बिना जल्दी से आसपास देखा ताकि कोई सही औजार मिल सके। निंगबिंग, मैंने तुरंत पास में रखी कैंची उठाई और रस्सी को काटने दौड़ पड़ा, लेकिन वह रस्सी लोहे की तरह कठोर थी। निंगबिंग के कपड़े कटते कटते बचे, पर रस्सी पर खरोंच तक नहीं आई। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी, जिससे मैं चौंक गया। मैं दरवाजा नहीं खोलना चाहता था, इसलिए बाहर खड़े लोगों को दरवाजा खटखटाने दिया। अगले ही पल दरवाजा खुद ही खुल गया और कोई अंदर घुस आया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ये तो वही अंधा व्यक्ति था जिससे मैं उस दिन झोंगनान पर्वत पर मिला था। उसका पहनावा उसी दिन जैसा था, बालों का जुड़ा और आंखों पर काला चश्मा। बस आज फर्क इतना था कि उसने साधु का चोला पहना हुआ था और हाथ में एक अजीब सी तलवार थाम रखी थी। मैं हैरान रह गया। तुम यहाँ कैसे? मैंने तुमसे उसी दिन कहा था कि ये लोमड़ी दैत्य कोई आम जीव नहीं है। कोई भी पिशाच इंसान के करीब सिर्फ उसकी आत्मा की ऊर्जा चुराने आता है। पर तुम समझे नहीं और इस जीव के चक्कर में पड़े रहे। उसने ऐसे कहा जैसे वह मेरी नासमझी से बेहद निराश हो। उसने बाएं हाथ से हवा में एक घेरा बनाया और निंगबिंग को बांधने वाली रस्सी तुरंत और कस गई। दर्द सहन न कर पाने के कारण निंगबिंग अचानक अपने असली रूप में आ गई। 9 रोएंदार पूंछों वाली छोटी सी चांदी जैसी लोमड़ी बेहद प्यारी लग रही थी। मेरा दिल पल भर में पिघल गया और मैंने तुरंत उसे गोद में उठा लिया। अफसोस कि वो जादू की रस्सी अभी भी उसके शरीर से लिपटी हुई थी और उसके हाथ पैर जकड़े हुए थे। मेरी छाती से सटकर जब उसने बेबसी से मेरी तरफ देखा तो मेरा दिल बैठ गया। मैंने उस अंधे साधु की तरफ देखकर कहा, चाहे जो भी हो, ये मेरा निजी मामला है। कृपया मेरी आम जिंदगी में दखल न दें। मैं जिससे चाहूं शादी करूं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वैसे भी हमने कानूनी रूप से अदालत में शादी की है और हम पति पत्नी हैं। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप हमारे मामले से दूर रहें। वो धीरे से हंसा। मुझे भी बिन बुलाया मेहमान बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन किसी ने मुझे पैसे देकर भेजा है। या तो मैं इसे अपने साथ ले जाऊं या फिर तुम्हें मार डालूं। फैसला तुम्हारा है। उसकी बात सुनते ही मुझे बाइलाई की याद आ गई। मुझे पूरा यकीन हो गया कि इस सब के पीछे उसी का हाथ है। तो मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, तो फिर मुझे मार दो। अच्छा, तो ये तुमने कहा है। जब अंधी ने मुझ पर वार किया, तब निंगबिंग अचानक आगे कूद आई। मुझे तब समझ आया कि निंगबिंग की एक पूंछ उस अंधी ने बेदर्दी से काट दी थी। निंगबिंग दर्द से सिमटकर दोहरा हो गई और मेरी आंखों से तुरंत आंसू छलक पड़े। वह अंधी तो मुझे जान से मारने ही आई थी। उसका वार जरा भी दयाहीन नहीं था। जब वह निंगबिंग की एक पूंछ काट सकती थी, तो अगर उसका वार मेरी गर्दन पर पड़ता तो मेरी मौत पक्की थी। मैंने निंगबिंग को बाहों में भरा और दर्द व गुस्से से चिल्लाते हुए अंधी को लात मारकर दूर फेंक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह अंधी मेरी लात से खून की उल्टी करने लगी
और जमीन पर गिरकर काफी देर तक उठ नहीं पाई। मैंने उसके चेहरे को अपने पैर से कुचला और उससे दानव को बांधने वाली रस्सी वापस खिंचवाई। जब वो बड़बड़ाते हुए उसे वापस ले रही थी, तब भी हम दोनों में फूट डालने की कोशिश कर रही थी। तुम इस डायन के लिए अपने ही कुल के इंसान को नीचा दिखा रहे हो। तुम पर जरूर कोई जादू टोना हुआ है। तुम्हें भगवान की मार पड़ेगी। मैंने एक लात मारकर उसके सामने के दांत तोड़ दिए। क्या तुम्हें बिना सोचे समझे बकवास करने की आदत है? अगर तुम कहो तो मैं खुद तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूं। जब तुमने मुझ पर जानलेवा हमला किया था, तब तुम्हें सोचना चाहिए था कि खून का बदला खून होता है। किस्मत से मैं कानून मानने वाला इंसान हूँ, इसलिए तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें चैन से जीने भी नहीं दूंगा। इतना कहकर मैंने निंगबिंग को उठाया, उसकी कटी हुई पूंछ ली और गाड़ी चलाकर सीधे जानवरों के अस्पताल की तरफ भागा। शुक्र है कि पैसे के दम पर सब काम हो जाता है। मुझे एक ऐसी दुकान मिल गई जो लोमड़ी का ऑपरेशन करने को तैयार थी। डॉक्टर जब 9 पूंछों वाली लोमड़ी को देखा तो हैरान रह गया। ये मैंने उसके सामने एक चेक फेंक दिया। इस बात को राज रखना, चेक पर जितना मन चाहे उतना पैसा भर लेना। मैं जानता था कि क्या करना है। खुशकिस्मती से पूंछ वापस जुड़ गई और ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन अभी उसे देखरेख में रखना बाकी था। मैंने दुकान के मालिक को देखा और वे सारे सीसीटीवी वीडियो व बैकअप डिलीट करवा दिए, जिनमें निंगबिंग की 9 पूंछें दिख रही थी। तब जाकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। जब उसकी जान का खतरा टल गया तो मैं उसे लेकर घर आ गया। जानवरों के अस्पताल में स्पेशल वार्ड भी थे, लेकिन मेरा दिल नहीं माना कि निंगबिंग को उन पिंजरों में बंद रखूं, इसलिए मैं उसे घर ले आया। घर पहुंचते ही बेलाई लाल आंखों के साथ बेताबी से इंतजार कर रही थी। हमें देखते ही वो जल्दी से आगे आई। निंगबिंग ठीक तो है ना? मैंने ठंडी सांस भरकर कहा। क्या वह अंधी औरत तुम्हारी भेजी हुई थी? माफ करना, वह सर झुकाए खड़ी रही, समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दे। मैंने ही उसे भेजा था। मुझे पता था कि उसके पास दानव को बांधने वाली रस्सी है। मैं बस चाहती थी कि वह निंगबिंग को वापस ले आए। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। बेलाई घबराई हुई नजरों से मुझे देखने लगी। सच में, मैं निंगबिंग से बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं उस अंधी को कभी यहाँ नहीं आने देती। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। निंगबिंग को बाहों में लिए कमरे के अंदर गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। निंगबिंग का एनेस्थेसिया का असर खत्म हो चुका था और वह धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसने हमारी सारी बातें सुन ली थी, लेकिन वह चुप रही। बस उसकी आंखों में आंसू थे और वह प्यार भरी नजरों से मुझे लगातार देखे जा रही थी। मैंने उसके माथे को चूमा। डरो मत, अब तुम खतरे से बाहर हो। मैंने डॉक्टर से कहकर तुम्हारी पूंछ भी वापस जुड़वा दी है। वह मेरी बाहों में थोड़ा और सिमट गई और उसने अपना माथा मेरे माथे से टिका दिया। अचानक मेरी चेतना एक धुंधले एहसास में खोने लगी और कुछ ऐसी यादें मेरे दिमाग में तैरने लगीं जो मेरी नहीं थीं। उनमें कई अनजान चेहरे थे, लेकिन मैं जानता था कि वे सारे चेहरे मेरे ही थे। तो मुझे एहसास हुआ कि मैं और निंगबिंग कई जन्मों से एक दूसरे से प्यार करते आ रहे हैं, और ये जन्म पहला ऐसा मौका है जब हम शादी कर रहे हैं। पिछले 10 जन्मों में अलग अलग बदकिस्मत मोड़ों और हादसों के कारण हम लाचार होकर एक दूसरे को खुद से दूर जाते देखते रहे। हर जन्म में सबसे अहम मोड़ पर कोई न कोई साधु आकर बड़ी बड़ी सीख देने लगता था कि इंसान और दैत्य कभी एक नहीं हो सकते, तुम्हारा साथ कभी सुखद नहीं होगा। तुम पर इस लोमड़ी दैत्य का जादू चल गया है, इसे भगाना होगा, इस लोमड़ी दैत्य को मार डालो। बाई लाई भी हमेशा साये की तरह छिपी रहती थी। हर जन्म में सब कुछ बिगाड़ती रही, यहाँ तक कि उसकी वजह से एक बार मेरी अचानक मौत भी हो गई थी। लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह निंगबिंग का पीछा करती रही, मुझे तड़पाती रही और हमारे रिश्ते को तोड़ती रही। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने निंगबिंग को कसकर गले लगा लिया। उसकी गोद में मैं किसी छोटे बच्चे की तरह रो रहा था। अब जाकर मुझे समझ आया कि उसे पहली बार देखते ही मुझे किस्मत का इतना गहरा एहसास क्यों हुआ था। मुझे पहले से पता था कि इस जन्म में शादी तो सिर्फ उसी से करनी है। मैंने कहा, पत्नी, मुझे माफ कर दो, इतने सालों तक तुमने बहुत दर्द सहा है। अपने प्यार को बार बार दूर जाते देखना, कभी उसके साथ न रह पाना,
और इस विशाल दुनिया में अकेले रहकर उसके पुनर्जन्म का इंतजार करना ताकि उससे फिर से प्यार हो सके, उसने कितना कष्ट सहा है। मेरा दिल दर्द से फटा जा रहा था, लेकिन उसने अपनी आंखें मटकाते हुए कहा, पतिदेव, अब तुम मुझसे दोबारा अलग नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम फिर कभी अलग हुए तब भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, हमेशा इंतजार करूंगी, जब तक कि हम दोबारा एक न हो जाए। मैंने उसे और कसकर थाम लिया और कहा, नहीं, अब हम कभी अलग नहीं होंगे,